प्यारे बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जो है भाग के बारे में देखा कि 22 भाग थे, शेड्यूल देखा, अनुसूचियों के बारे में बात किया। उसके बाद हम लोगों ने विदेशी स्रोतों के बारे में भी देखा कि किस देश के संविधान से क्या क्या चीज़ें भारतीय संविधान में ली गई है। आज हम लोग का पहला टॉपिक होगा भाग एक पार्ट 1। भाग एक, तो भाग एक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है कि भाग एक के अंतर्गत किन विषयों को रखा गया है, किन विषयों को रखा गया है। वो कौन कौन से विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसको भाग एक के अंतर्गत रखा गया है। तो जो विषय है उसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। कौन सा विषय है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र विषयों को क्या किया गया है, रखा गया है। तो भाग एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाग एक में कौन सा विषय रखा गया है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र को भाग एक के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा प्रश्न यह कि भाग एक के अंतर्गत या भाग एक का विस्तार कितने अनुच्छेदों से कितने अनुच्छेदों तक है। तो जो उसका विस्तार है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। कहने का मतलब अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसका विस्तार कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि जब 1947 में देश आज़ाद होता है, अंग्रेज़ों के गुलामी से मुक्त होता है, तो उसके बाद भारतीय सरकार के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। सबसे बड़ी चुनौती यह थी भारतीय सरकार के समक्ष कि वह फिर से गुलाम न हो जाए, वह अपने संप्रभुता की रक्षा कर सके। और दूसरा चुनौती यह था कि जो छोटे छोटे रियासत क्या हुए थे, अनेकों क्षेत्रों में बटे हुए थे, उन रियासतों का भारतीय संघ में क्या करना, विलय करना क्या है, सबसे बड़ा चुनौती था। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने यही चुनौती था कि जो है वो रियासतों का एकीकरण कैसे करें। इस रियासतों के एकीकरण के क्रम में भाग एक के अंतर्गत जो है हम लोग यही चीज़ें क्या करेंगे, बात करेंगे। तो एकीकरण में रियासतों के एकीकरण के अंतर्गत 3 चुनौतियां थी। 3 चुनौतियां, कौन कौन सी 3 चुनौतियां? पहला चुनौती जो था वो कौन था? वो था जूनागढ़। क्या? जूनागढ़। दूसरा, पहला जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद। दूसरा कौन था? हैदराबाद। और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर क्या था? तीसरी चुनौती थी। ये तीनों जो रियासत थे, यह क्या कर रहे थे, यह भारतीय संघ में मिलने का क्या कर रहे थे, न विरोध कर रहे थे, ये मिलना नहीं चाह रहे थे। जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के आधार पर, किसके आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही के आधार पर, किसके आधार पर? सैनिक कार्यवाही के आधार पर। और जम्मू एंड कश्मीर को
विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके क्या किया गया? मिलाया गया। उस समय जम्मू कश्मीर के जो शासक थे, जो राजा थे, वो कौन थे? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह क्या थे? वहाँ के शासक थे। और वह किस वंश के थे? तो वह डोगरा वंश के थे। किस वंश के थे? डोगरा वंश के थे। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के जो शासक थे, जो राजा हरि सिंह थे, वह किस वंश से संबंधित थे? तो वह जो है डोगरा वंश से क्या थे? संबंधित थे। तो इस प्रकार जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही के आधार पर और जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके क्या किया गया? भारतीय संघ में एकीकृत किया गया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जम्मू कश्मीर का जो शासक राजा हरि सिंह थे, वह क्या थे? हिंदू थे। और वहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या, जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन थी, वह क्या थी? मुस्लिम थी। जबकि हैदराबाद क्या था? जस्ट इसके अपोजिट था। वहाँ का शासक कौन था? मुस्लिम था। और वहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या कौन थी? हिंदू थी। इस प्रकार इन तीनों क्षेत्रों का भारतीय संघ में विलय किया जाता है और भारत सरकार के समक्ष नई चुनौतियां क्या होती हैं? खड़ी हो जाती हैं कि इन क्षेत्रों के लिए कैसे विकास किया जाए और इन क्षेत्रों को मानसिक स्तर पर कैसे भारतीय संघ से क्या किया जाए? जोड़ा जाए। इस प्रकार भारत के अनेकों क्षेत्र में बहुत सारे जो है डिमांड चल रहे थे। कुछ क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की जा रही थी, तो कुछ क्षेत्रों पे जो है प्रशासनिक आधार पर मांग कर रहे थे। उस समय एक कमेटी का गठन किया गया, यस्केधर कमेटी। कौन सी कमेटी बनाई गई? यस्केधर कमेटी। और यस्केधर कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट में यह बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। यस्केधर कमेटी की समीक्षा, रिपोर्टों की समीक्षा के लिए जेवीपी कमेटी का गठन किया गया। जे का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ये जेवीपी कमेटी का गठन इसीलिए किया गया कि जो यस्केधर कमेटी के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, उन रिपोर्टों की जांच करना। और जेवीपी कमेटी ने यस्केधर कमेटी के द्वारा जो भी रिपोर्ट दिया गया, उस रिपोर्टों को सही ठहराया और उन्होंने भी यह माना कि राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना नहीं चाहिए। उसी समय आंध्र प्रदेश के एक तात्कालिक नेता थे उस क्षेत्र में जो है रामुल्लू साहब, और रामुल्लू साहब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का मांग कर रहे थे और उनके अनशन के कारण उनका देहांत हो जाता है। और देहांत होने के पश्चात जनता के दबाव में आकर केंद्र सरकार क्या करती है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य 1953 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को बना दिया जाता है। इसके पश्चात 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। 1953 में क्या बनाया जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। कौन सा आयोग बनाया जाता है? तो उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया जाता है? तो 1953 में बनाया जाता है।
इसके द्वारा रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया जाता है वह रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है 1955 में, और इस रिपोर्टों को 1956 में क्या बनाया जाता है, अधिनियम बना दिया जाता है, अधिनियम बना दिया जाता है। और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। कितने? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया जाता है उसके आधार पर 1956 में उसके रिपोर्टों को एक्ट बना दिया जाता है, कानून बना दिया जाता है, और उस आधार पर कितने राज्य बनाए जाते हैं, 14 राज्य बनाए जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और इसमें 2 अन्य सदस्य थे। कौन थे? 2 अन्य सदस्य शामिल थे। उन सदस्यों में एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे सदस्य थे के.एम. पडिक्कर। कौन थे? के.एम. पडिक्कर। तो के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू क्या थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे? मेंबर थे। तो इस प्रकार जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया जाता है और 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। 1956 में उनकी रिपोर्टों को अधिनियम बना दिया जाता है और उस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया जाता है। आगे चलें। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया कि भाग 1 में कौन सा विषय रखा गया है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र रखा गया है। और संघ एवं राज्य क्षेत्रों का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जो है संघ एवं राज्य क्षेत्रों का विस्तार है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 में किन विषयों को रखा गया है। तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। क्या है? यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। भारत राज्यों का संघ है और इस संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिकी व्यवस्था का जो स्थापना किया गया, जो गठन किया गया, वो राज्य और केंद्र के समझौते के द्वारा किया गया। लेकिन वहाँ के संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार है, लेकिन भारत में राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं भी संघात्मक शब्द या फेडरल सिस्टम का प्रयोग नहीं किया गया है। याद कर लीजिए, संघात्मक व्यवस्था का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि किसका प्रयोग किया गया है? यूनियन का प्रयोग किया गया है, संघ का प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आगे चलते हैं अनुच्छेद 2।
अनुच्छेद 2 में देखते हैं किसके बारे में बात किया गया है। तो जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 में यह बताया गया है कि नए राज्यों का स्थापना या गठन। तो नए राज्यों के स्थापना या गठन के बारे में अनुच्छेद 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम, सीमा में परिवर्तन। राज्यों के नाम, सीमा में परिवर्तन किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 3 में बताया गया। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के स्तर पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। तो कानून कौन बना सकता है 2 और 3 के अंतर्गत? तो भारतीय संसद। ये जो दिया गया है राज्यों के नाम, सीमा एवं परिवर्तन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश का नाम बदल के करना है उत्तम प्रदेश, कि भाई उत्तर प्रदेश अच्छा नहीं लग रहा है, इसको उत्तम प्रदेश कर दिया जाए। तो उत्तम प्रदेश करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ प्रोसीजर हैं, उस प्रोसीजर के अनुसार चीज़ें की जाती हैं। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तम प्रदेश कर देना चाहिए, तो वो क्या करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा पहल किया जाएगा और वह पहल केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों के पास भेजा जाएगा और राज्य सरकार क्या करेगा? उस पे क्या करेगा? कुछ सुधार करके, या हो सकता है कुछ सलाह दे दे कि वो क्या करें, इस बातों पे भी क्या करें? विचार करें। राज्यों के सलाह को केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान भी सकता है और न भी मान सकता है। तो इस आधार पर ज़्यादा शक्ति किसको प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को प्राप्त है। अगर मान लेता है या नहीं मानता है तो वैसे विधेयक को चाहे लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाए या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए, जिस भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा उससे पास साधारण बहुमत से पास कराया जाएगा। उसके बाद अगले सदन में साधारण बहुमत से पास कराया जाएगा और फिर यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेगा? इस पर हस्ताक्षर कर देगा। जिस दिन इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, यह जो है, जो उत्तर प्रदेश है वह उत्तम प्रदेश बन जाएगा। तो सीमा में, नाम में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो भी संशोधन किए जा रहे हैं, उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उनको संविधान में कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं। वर्तमान में 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, उस अधिनियम के आधार पर कितने राज्य बने? 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। और वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं?
8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य। 26वां राज्य जो था वो कौन था? वह था छत्तीसगढ़। 27वां राज्य था उत्तराखंड और 28वां राज्य था झारखंड। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर 2000 में क्या किया गया? एक राज्य के रूप में गठन किया गया। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 में 27वां राज्य बना और झारखंड को बिहार से अलग करके 28वां राज्य बना। और कब बना? यह 15 नवंबर 2000 को बना। और 2014 में एक नया राज्य बना तेलंगाना। तेलंगाना को किससे अलग किया गया? आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। कब बना? 2014 में। तो ये कौन सा राज्य हो गया? 29वां राज्य हो गया। तो इस प्रकार 2014 तक 29वां राज्य हो गया। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य तक जो था उस राज्य को राज्य से हटा दिया गया है और उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इस प्रकार वर्तमान में कितने राज्य हो गए हैं? तो इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक है। हम लोगों ने भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बारे में बात किया और अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि यूनियन भारत क्या है? यूनियन है, राज्यों का संघ है। नए राज्यों का गठन हम लोगों ने देखा, राज्यों के नाम में परिवर्तन के बारे में देखा। हम लोगों ने राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने एसकेधर कमेटी के बारे में बात किया, जेवीपी कमेटी के बारे में बात किया और राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट जो क्लास होगा हम लोग का भाग 2 नागरिकता होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नागरिकता में क्या होंगे, मिलेंगे। धन्यवाद। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सकारात्मक कमेंट दें, जिससे हम आपके लिए और बेहतर चीज़ें कर सकें और आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।